नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का आज ये पार्ट 2 है, जिसमें आज मैं आपको टॉप 20 एमसीक्यू कराने वाला हूं विद डिटेल्स। प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन यहाँ पे कराऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं वो भी यहाँ पे कवर हो सके। काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज दोस्तों होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए न्यू पैटर्न आधारित टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए 40 प्लस मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट दोस्तों आपके लिए बनाए गए हैं फुल लेंथ यानी 100 नंबर के। 40 प्लस दोस्तों इसमें टेस्ट है, और ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। और यदि आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरदारी क्लासेस ऐप में दोस्तों ये सीरीज चल रही है। आप जरदारी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो डायरेक्ट दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस 40 प्लस टेस्ट सीरीज को, जो कि नए पैटर्न पर बनाई गई है, और स्पेशली उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए ये टेस्ट सीरीज दोस्तों चल रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। कथन 2 है, वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी और काली नदी को जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। लेकिन कथन 2 असत्य है, क्योंकि 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा नदी और गंगा नदी के साथ साथ यमुना नदी को दोस्तों, तो यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया था, काली नदी को नहीं दिया गया था। गंगा और यमुना नदी को दिया गया था। इसलिए केवल कथन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो यह है 10वीं पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी, और ये परियोजना शुरू की गई थी अक्टूबर 2004 में, ताकि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। और इसे कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को उत्तरी राजस्थान में मावट कहा जाता है। और कथन 2 है, मावट की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है, और यह जेट प्रवाह द्वारा भारत में आता है। यहाँ भी आपको आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। जो कथन 1 है दोस्तों बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उसको उत्तरी राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है, और ये शीतकाल में होती है। ये जो मावट आता है ये शीतकाल में आता है, शीतकाल में। और इस समय जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहां पर रबी की फसल होती है, विशेषकर गेहूं की फसल, और गेहूं की फसल के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती है ये वर्षा, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कथन 2 देखो, यहाँ पे मावट की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है, और यह जेट प्रवाह द्वारा भारत में आता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि जो मावट है दोस्तों, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, मध्य सागर, न कि प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये होती है एल निनो की, एल निनो, जिसके कारण भारत में सूखा पड़ता है, गर्मी बढ़ती है। एल निनो की उत्पत्ति होती है पूर्वी प्रशांत महासागर से, जबकि जो मावट है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। और फिर ये जेट प्रवाह के द्वारा भारत में तो पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर प्रवेश करता है शीतकाल के दौरान। यहाँ पे केवल कथन 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रमुख प्रजातियां हैं। तो कौन से वनों की ये प्रमुख प्रजातियां हैं? तो सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं दोस्तों, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। और भारत में जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, सबसे ज्यादा जो व्यापक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, वो यही उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है।
उसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय कंटक वन है, यहाँ पर जो प्रजाति मिलती है जैसे बबूल, खजूर, कैक्टस और कीकर, यहाँ पे ये उष्ण कटिबंधीय कंटक वन में पाए जाते हैं। इसका नाम ही कंटक वन है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में जो पाए जाते हैं, ये विशेषकर पश्चिमी घाट और अंडमान में पाए जाने वाले वन हैं। और यहाँ पे एबिनो, रोजवुड ये प्रमुख वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, जबकि जो पर्वतीय वन है इनमें होते हैं देवदार, ओक, चीड़। ये हिमालयी क्षेत्रों और पर्वतीय जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये जो प्रजातियां ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। नेक्स्ट सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। सूची वन में दिए गए हैं दर्रे और सूची टू में दिए गए हैं वो दर्रे कौन से राज्य में है। सबसे पहले यहाँ पे मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा है दोस्तों, ये वृहद हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये मुलिंगला कौन से राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। सी का हो जाए यहाँ पे 3। तुज्जू दर्रा कहाँ है? ये है मणिपुर राज्य में, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का हिस्सा है तुज्जू दर्रा, और ये मणिपुर राज्य में है। और ये है मणिपुर और म्यांमार के बीच में, मणिपुर और म्यांमार के बीच में मार्ग बनाता है। जबकि जो मुलिंग लाए दोस्तों ये है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य मार्ग बनाता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य दिफू दर्रा। और फिर है बाड़ा लाचा, ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली मार्ग है, लेह मनाली मार्ग के मध्य स्थित है ये बाड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो ए का है 3, बी का 2 है, सी का है 4, 3 to 4 और 1। सी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी नहीं है ये आपको बताना है। करेवास, भागीरथी, काठमांडू और अराकू। देखो जो करेवास घाटी है ये कहाँ है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी ये कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की घाटी है, तो ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। करेवास होता क्या है दोस्तों? तो जो करेवास है ये कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली जो हिमनदीय मिट्टी है और जो अन्य सामग्री है, हिमनदीय मिट्टी, नदियां क्या करते हैं, एक निक्षेप ले आती है अपने साथ, मोटा निक्षेप ले आती है, जो हिमनदीय मिट्टी होती है। और ये निक्षेप जब इकट्ठा हो जाता है तो इन घाटियों को कहा जाता है करेवास घाटी। और ये केसर, जाफरान की खेती है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है ये करेवास की घाटियां। तो करेवास की घाटियां कहाँ हैं? ये है कश्मीर में। उसके बाद भागीरथी घाटी, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के गढ़वाल में। उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड भी हिमालय क्षेत्र में आता है, तो ये भी भागीरथी घाटी ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। काठमांडू ये है नेपाल में, नेपाल भी कहाँ है? हिमालय में आता है। काठमांडू घाटी भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। अराकू घाटी, तो अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम जिले में, आंध्र प्रदेश इसके विशाखापत्तनम जिले में। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं है, चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा की अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा? इसमें सही आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। अब रेगुर मृदा इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मृदा या रेगुर मृदा। और इसका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? जो दक्कन ट्रैप, जैसे महाराष्ट्र, मालवा और सौराष्ट्र, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दोस्तों इस दक्कन ट्रैप में इसका निर्माण हुआ है। और निर्माण इसका कैसे हुआ है? ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा चट्टानों के लाखों वर्षों में अपक्षय के कारण, प्रपर्दन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसी कारण इसको लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? रेगुर मिट्टी, जिसको काली मृदा या जिसको लावा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि रामसर साइट मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी रामसर साइट या आर्द्र भूमि है? ये है दोस्तों भोज आर्द्र भूमि और सांख्य सागर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भोज आर्द्र भूमि और सांख्य सागर ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद जैसे सिरपुर आर्द्र भूमि हो गया, यशवंत सागर ये भी शामिल है मध्य प्रदेश की रामसर साइट में।
अब वुलर झील और होकेरा ये कहाँ है दोस्तों, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आर्द्र भूमि है। चंद्रताल और पोंग बांध झील ये आर्द्र भूमि कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। और अष्टमुडी और सस्थम खोटा झील ये कहाँ है, ये है केरल में। तभी मैंने आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन सी आर्द्र भूमि या कौन से रामसर साइट कौन से स्थान पर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे जलप्रपात दिए गए हैं और फिर आपको नदी के साथ उनका मिलान करना है। तो खंडाधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये है कोरा पानी नारे पर। और ये कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों उड़ीसा में। कई बार पूछा जाता है कि ये जलप्रपात कौन से राज्य में है, तो खंडाधार जलप्रपात ये है उड़ीसा राज्य में कोरा पानी नाला पर। उसके बाद दुग्ध धारा प्रपात, कई बार दोस्त ने एग्जाम में पूछा गया है, तो दुग्ध धारा है मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में दोस्तों कुछ अन्य भी जैसे धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद है महात्मा गांधी प्रपात, ये शरावती नदी पर है दोस्तों। और ये कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है शरावती नदी पर महात्मा गांधी प्रपात। और जोना जलप्रपात है रारू नदी पर। और ये कौन से स्टेट में है, तो ये है झारखंड में। झारखंड में दोस्तों जोना जलप्रपात रारू नदी पर। यहाँ पे 1 2 3 4 ये इसका सही कोट है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है कोरापानी नदी पर। दुग्ध धारा है एमपी में नर्मदा नदी पर। महात्मा गांधी कर्नाटक में है शरावती नदी पर। और जोना जलप्रपात झारखंड में है रारू नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों कांडला बंदरगाह। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये कांडला बंदरगाह कहाँ है, ये है दोस्तों गुजरात। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। एक ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों। और वर्ष 2017 में इस कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नाम से इसको जाना जाने लगा है। कांडला बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है 2017 से। अब यहाँ पे जो अन्य बंदरगाह है इनके बारे में आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। हल्दिया बंदरगाह ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह। ये हुगली नदी पर स्थित एक नदिया बंदरगाह है। और ये कोलकाता बंदरगाह का ही हिस्सा है। कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दूसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों ये है तमिलनाडु में। तूती ता से आपको याद रखना है तमिलनाडु, तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। और इस तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम है पीओ चिदम्बरनार। पीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम, जो कि तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह, जो पारादीप बंदरगाह है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में है, महानदी के डेल्टा पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और कांडला बंदरगाह है गुजरात में, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे नदियां दी गई है और उनकी सहायक नदियां हैं जो उनसे आपको सम्मिलित करना है। सतलुज नदी ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये है सतलुज नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है। कोसी नदी ये गंगा की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जा रहा है। अब जो सतलुज नदी है दोस्तों सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सतलुज नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी सहायक नदी है ये सिंधु नदी तंत्र की। उसके बाद अगर कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी ये नेपाल हिमालय से निकलती है कोसी नदी। और ये बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। तीस्ता नदी ये सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाती है तीस्ता नदी। और ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना भी कहा जाता है। चंबल नदी, चंबल नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में ये यमुना नदी से संगम करती है। सी ऑप्शन इसका सटीक आंसर है। आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, आपको बताना है कि मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है।
जेट स्ट्रीम, एल नीनो, तापमान विभिन्नता या पश्चिमी विक्षोभ। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी जो विक्षोभ है ये भारत के मानसून को प्रभावित नहीं करता है। भारत में जो मानसून आता है दोस्तों, विशेषकर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जब ये आता है तो ये पश्चिमी विक्षोभ इसको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि पश्चिमी जो विक्षोभ है ये आता है, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। और ये आता है शीतकाल के दौरान, शीत ऋतु के दौरान ही आता है, सर्दियों में आता है। और सर्दियों में ये उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पे बारिश करता है, विशेषकर रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों ये मानसून को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि भारत में जो मानसून मानसून आता है, यानी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, क्योंकि अधिकांश वर्षा जो भारत में होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और ये आता है ग्रीष्म काल में, ठीक है। लेकिन ये शीतकाल में आता है, तो ये बिल्कुल इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखो जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम ये ऊपरी वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है, तो वहां पर ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर तीव्र गति से बहने वाली वायु धाराओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम धाराएं ये कहाँ से बहती है? अधिकांश ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। और जेट स्ट्रीम में भारतीय मानसून के आगमन और वापसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एल नीनो, एल नीनो ये दोस्तों प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर से। और ये एक गर्म धारा है, और इसके कारण क्या होता है? भारत में अत्यधिक गर्मी होती है और अत्यधिक सूखा पड़ जाता है, यानी एल नीनो भी भारत के मानसून को इफेक्ट करता है। तापमान विभिन्नता ये बिल्कुल भारत के तापमान, भारत के मानसून को क्या करता है? अगर तापमान में विभिन्नता होगी ये इफेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भारत में मानसून आता है ये ग्रीष्म काल के अंत में आते हैं, यानी जून के आसपास, जबकि जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ये आता है शीतकाल में। मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मिश्मी जनजाति ये है अरुणाचल प्रदेश की निवासी। मिश्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपको मिश्मी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। अब देखो यहाँ पे जो अन्य राज्य है, उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो मुख्य रूप से संथाल, संथाल जनजाति उड़ीसा की एक प्रसिद्ध जनजाति है। गोंड, गोंड जनजाति, मुंडा जनजाति, गोंडा, गोंड, ये जनजातियां दोस्तों उड़ीसा में। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में है सोलिका, सोलिका जनजाति कर्नाटक की प्रसिद्ध जनजाति है। हक्की पिक्की, हक्की पिक्की जनजाति। उसके बाद है कुरुबा जनजाति, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुरुबा, कुरुबा जनजाति कहाँ से? आपको कर्नाटक नोट करना है। कुरुबा जनजाति कहाँ है? कर्नाटक की जनजाति है। जबकि जो मणिपुर है, मणिपुर की एक प्रसिद्ध जनजाति दोस्तों मैतेई, मैतेई जनजाति कहाँ की है? मणिपुर की। उसके बाद है नागा हो गया, कुकी जनजाति। मैतेई और कुकी ये मणिपुर की प्रसिद्ध जनजाति है दोस्तों, जो मणिपुर में निवास करती है। और मिश्मी जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनाई मुद्दी है, ये कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसमें आते हैं दोस्तों जिदंगड़ा और महेंद्रगिरी पर्वत। जबकि जो अनाई मुद्दी है, अनाई मुद्दी ये कौन से घाट की सबसे ऊंची चोटी? ये है पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुद्दी। जबकि अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में आती है दोस्तों जिदंगड़ा, जिदंगड़ा चोटी और महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिदंगड़ा और महेंद्रगिरी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा कथन है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे है, ये कथन भी असत्य है, क्योंकि पश्चिमी घाट दोस्तों पूर्वी घाट की तुलना में एलिवेशन में ऊपर है, जबकि पूर्वी घाट नीचे है। क्योंकि इसलिए अधिकांशतः जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से होती हुई पूर्वी घाट की ओर बहती है। केवल कुछ नदियां हैं अपवाद स्वरूप, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी, ये कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। लेकिन अधिकांशतः जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिमी घाट से होते हुए
कहाँ बहती है, पूर्वी घाट की ओर बहती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो इसलिए ये कथन भी असत्य है। तीसरा है, अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियां की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है। बिल्कुल पश्चिमी घाट में उत्पत्ति होती है अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियों की, और अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ की ओर बहती है, पूर्वी घाट की ओर बहती है, और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे गोदावरी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका उद्गम कहाँ होता है, पश्चिमी घाट में होता है, और फिर ये ढलान के कारण पूर्व की ओर प्रस्थान करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है दोस्तों, जो नदियां कहाँ है, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिमी की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी वो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ये प्रमुख नदी है दोस्तों, जो कि अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर ये बहती है और अरब सागर में गिरती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। चौथा है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियां एक पर्वतीय ग्रंथि का काम करती है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, और यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट। तो चौथा भी सही है, यहाँ पे केवल 3 और 4 हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की नदियां दी गई है और इनके उद्गम स्थलों से आपको इनको जोड़ना है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुना का उद्गम होता है दोस्तों उत्तराखंड के यमुनोत्री से। यहाँ पे बंदरपुर चोटी है कि पश्चिमी ढाल से यमुना नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है और इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। यहाँ पे बी का ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रम क्या हो गया है, क्या, गोदावरी। गोदावरी ये दोस्तों नासिक से आती है। गोदावरी ये भी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, नासिक से। और महानदी ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ पे ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी इसका ए है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यमुनोत्री से निकलती है, कृष्ण नदी महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक से और महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपको बताना है कि जो खेत की मिट्टी होती है उसका क्षरण कैसे होता है, वो आपको क्रमवार बताना है। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि मिट्टी का जो क्षरण होता है दोस्तों उसकी भी एक प्रोसेस है, उसकी भी एक प्रक्रिया है, क्रमानुसार वो होता है। तो सबसे पहले जो होता है दोस्तों वो होता है बौछारी क्षरण। क्योंकि देखो मानो ये खेत है, यहाँ पे मिट्टी है, तो सबसे पहले बारिश की बौछार आएगी, और जो उसकी ऊपरी ये अपर्दन का पहला चरण है दोस्तों बौछारी क्षरण। बारिश की बूंदों के कारण यहाँ पे ये बारिश की बूंदें आएंगी और उसके कारण ये सीधे मिट्टी पर गिरेगी और मिट्टी के जो कण हो अपने स्थान से हट जाएंगे। इससे मिट्टी को सबसे कम नुकसान होता है, क्योंकि तो सिर्फ ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की वो हट जाती है। तो ये बौछारी क्षरण के कारण होता है, ये पहला चरण है। उसके बाद है जो दूसरा चरण है दोस्तों वो है परत क्षरण, ये दूसरा चरण। तो परत क्षरण से क्या होता है, जब बहता हुआ पानी आता है, बारिश हो गई काफी, फिर पानी बहने लग गया यहाँ पे, बहते पानी से मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो लगभग पूरी हट जाती है। एक चादर होती है ऊपरी परत, वो पूरी तरह से बह जाती है जब पानी आता है, बहता हुआ पानी के कारण। ये होती है बहते पानी के कारण, बहते पानी से। फिर जो तीसरा चरण होता है वो होता है नाली का चरण। जब पानी नली के रूप में बहने लग जाता है, काफी मात्रा में जब पानी बहता है तो वो मिट्टी का एक काफी भाग अपने साथ काट के ले जाता है। इससे जो उपजाऊ मिट्टी है वो काफी बह जाती है। और चौथा जो चरण होता है वो होता है अपर्दन, यानी अंतिम चरण, अवनालिका चरण क्षरण इसको कहा जाता है। ये नालिका चरण का भयंकर रूप है, यानी अंतिम रूप है। और इसमें जो उथली नालियां होती है जो चौड़ी होकर बड़ी खाइयों में बहती है, उसके कारण
जो भूमि काफी मात्रा में बह जाती है और फिर भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है, जैसे चंबल का बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, तो इससे मिट्टी को काफी नुकसान होता है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, पहले है सेकंड, फिर है ये, यानी इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे उत्सव दिए गए हैं और यहाँ पे फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो जो हॉर्नबिल पर्व ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो हॉर्नबिल पर्व मनाया जाता है नागालैंड में। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसको नागालैंड में। फिर है संगाई पर्व, ये मनाया जाता है मणिपुर में। राजहंस पर्व ये मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और हिमेश पर्व ये मनाया जाता है लद्दाख में। का सी ऑप्शन है सही आंसर। निम्नलिखित युग्मों, यहाँ पे एल्युमिनियम संयंत्र दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य दिए गए हैं और कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। देखो, बेलगावी कर्नाटक में है, अलपुरम अलवाया जो एल्युमिनियम संयंत्र है केरल में, बिल्कुल सही है। हीराकुंड ये ओडिशा में है। मुर्री ये दोस्तों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो मुर्री एल्युमिनियम संयंत्र है ये कहाँ है? ये है झारखंड में, झारखंड में, न कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक? ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे परियोजनाएं दी गई हैं और फिर वो परियोजनाएं नदी के साथ आपको सम्मिलित करनी है। ये कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना, तो भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों ये है सतलुज नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना ये है दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर है। और सबरीगिरी परियोजना ये है कक्की या पंबा नदी पर। इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भाखड़ा नागल परियोजना है सतलुज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर। और सबरीगिरी परियोजना है कक्की या पंबा नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदी अरावली पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से कौन सी ऐसी रेगिस्तानी नदी है जो अरावली पहाड़ से निकलती है लेकिन कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? वो है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी लुप्त हो जाती है। देखो, लूनी से लुप्त आपको याद रखनी है, अब हमेशा के लिए आपको याद आ जाएगी। लूनी नदी लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। ठीक है, तो ये राजस्थान के अरावली पहाड़ से निकलती है और ये किसी भी महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उसका यहाँ पे जैसे ये साबरमती नदी है, ये भी अरावली श्रेणी से निकलती है, लेकिन ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि जो लूनी नदी है ये लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में।